So, dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan, just welcoming to you all today in this biology class for class 9th. तो dear students, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर 1 पढ़ी थी, हमें टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्रॉप इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, एंड थर्ड वन इज टिश्यू. तो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ रिगार्डिंग सेल बायोलॉजी, we have already studied that in 5 or 6 lectures. Now we will study about the improvement in food resources, second chapter. So today's class is related to introduction. What are the things related to this improvement in food resources? Fine. So these are the things related to this improvement in food resources. First of all, we will go through the topic of our chapter, improvement in food resources. What kind of resources? So food resources. The main thing is our food. Thereafter, resources of food, and thereafter the improvements required for the resources of food. मतलब ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड के बारे में, यानी कि भोजन के बारे में. भोजन क्या होता है, ठीक. फिर भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है, भोजन के यानी कि फूड के रिसोर्सेज यानी मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से फूड हमें मिलता है. फाइन. और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशंस की जा सकती हैं, क्या क्या उपाय तौर तरीके अपनाए जा सकते हैं भोजन के रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए, या जो छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं हमारे पास सीमित लैंड एरिया में अधिकाधिक भोजन उत्पादन, अधिकाधिक फूड का प्रोडक्टिविटी कंटेन करने के लिए हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट पैदा करने चाहिए, उसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे. तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चर्चा करेंगे फूड मटेरियल की. उससे पहले हम बता दें कि इंट्रोडक्शन है, सिग्निफिकेंसेस है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन. तो यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करेंगे फूड की. फाइन. कि व्हाट इज फूड. तो फूड के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं कि फूड इज नथिंग बट जस्ट द सब्सटेंस और द रॉ मटेरियल्स विच डू वी ईट. Anything which do we eat to get energy is called food. तो यहाँ जो पहला हमारा ये वाली लाइन है इंट्रोडक्शन में कि फूड, ये फूड का डेफिनेशन इस तरह से हो गया कि कोई भी चीज जो कि हम खाना खाते हैं, भोजन के रूप में लेते हैं, एनीथिंग विच डू वी ईट, जिसको हम खाते हैं टू गेट एनर्जी, ताकि हमें एनर्जी मिल सके, दैट इज कॉल्ड फूड. ठीक. अब इस फूड इंग्रेडिएंट्स की चर्चा हम थोड़ा सा कर लेते हैं. इस फूड इंग्रेडिएंट्स की चर्चा जब हुई है तो कर लेते हैं कि कोई भी चीज जो हम खाते हैं जो कि फूड होती है, अब ये फूड किस फॉर्म में होता है. तो फूड जो भी है वो फूड के इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में होता है. इंग्रेडिएंट्स मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ डिश, कोई एक थाली, मतलब कुछ हम खाते हैं खाने में, तो राइस, चपातीज, पल्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, एग, चिकन, फिशेस, कुछ भी वेज नॉन वेज जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, वो सब के सब एक एक मटेरियल जो है, एक एक वेराइटी जो है, वो क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे अगर हम 5 मटेरियल्स को मिलाकर के कोई एक फूड की डिश बनाते हैं, तो वो पांचों के पांचों चीजें उस फूड की कंप्लीट डिश की इंग्रेडिएंट्स हो गई. ठीक है. तो व्हाट एवर वी आर गैदरिंग ऑन अ कंप्लीट
dish, in the form of a complete dish, in the form of a food, that is called our food ingredient. और आप कह सकते हैं फूड के कंपोनेंट्स लाइक चावल, दाल, सब्जी, रोटी, चपाती, कुछ भी, तो ये सारे के सारे, अगर एक बार में कहा जाए राइस, तो राइस इज द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड. चपाती ऑल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड. ओके, मिल्क इज ऑल्सो इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, बट इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग्स. सपोज इफ वी आर हैविंग पल्स एंड चपाती, यानी दाल रोटी खाते हैं, बोलते हैं ना दाल रोटी खाओ प्रभु का गुण गाओ, तो ये दाल रोटी क्या है? दीज टू थिंग्स इंक्लूडिंग पल्स यानी कि दाल एंड चपाती यानी कि रोटी. These two things, by the dint of these, by making these two ingredients, one complete dish of food is prepared. तो फूड इंग्रेडिएंट समझ में आ गया. अब आता है न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हम खाते हैं फूड के रूप में एक जगह गैदर करके, इकट्ठा करके, क्यों? तो इससे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की प्राप्ति होती है. अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स आर those necessarily required elements which govern or which play important role for our growth and development of our body. So if we are having rice, why do we have rice? क्या अच्छा लगता है इसलिए? नहीं, राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर होता है. कोई भी काम करने के लिए हमें इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है. एक एनर्जी, त्वरित ऊर्जा की जरूरत होती है. हम लोग डिफरेंट एड्स में भी पढ़ते हैं, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, लाइक बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ आर एनर्जी. क्या मतलब है? इस बूस्ट में, ग्लूकोन डी में, इन सब चीजों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी का मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी होता है, जो कि हमें हमारे एक्सटर्नल बॉडी रेगुलेटरी एक्टिविटीज को फुलफिल करने में जरूरी होता है. लाइक इफ वी आर स्पीकिंग, इफ वी आर वर्किंग विथ आवर हैंड्स, कुछ भी जो एक्सटर्नल फीचर हम लोग शो ऑफ करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए जरूरी होता है. तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. तो अब हमने फूड पढ़ा कि वट एवर वी आर हैविंग और वी आर ईटिंग. ओके, उसके बाद फूड इंग्रेडिएंट पढ़ा. Each and every component of food which do we eat separately, वो food ingredient हो gaya. And to get the different kinds of elements for our growth and development, followed by from different food ingredients are called nutrients. Okay, from vegetable we are having roughage, ठीक है? From milk we are having protein, from fishes we are having protein, from eggs we are having fats and proteins, from oil seeds we are having fats. तो ये सारी की सारी चीजें. इसके बाद आता है नंबर 4, न्यूट्रिशन. तो इस न्यूट्रिशन के थ्रू अगर हम इसको ऐसे गोल घेरा लगा दें, तो दिस इज न्यूट्रिशन. दिस इज न्यूट्रिशन मीन्स न्यूट्रिशन इज नथिंग बट अ कंप्लीट process. Nutrition is that complete process which involves the process of gaining different kind of nutrients. Okay, like अगर हम carbohydrates बना दें, C, P for protein, R for roughage, F for fats. So the complete process, natural process by which we could be able to get our nutrients like carbohydrate, proteins, roughage, fats, vitamins from different ingredients of food. Like यहाँ पे अगर कहते हैं राइस हो गया, यहाँ पे अगर कहते हैं पल्स हो गया, यहाँ पे वेजिटेबल्स, यहाँ पे ऑयल सीड्स वगैरह, from different ingredients of food as a whole in the form of food material is called nutrition. तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन में हमने फूड इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन की चर्चा की, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा है. ठीक, अब आती है बात सिग्निफिकेंसेस. अब आती है बात इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस.
इन फूड रिसोर्सेज की इंप्रूवमेंट की चर्चा करें। तो या उससे पहले हम चर्चा करें सिंपली फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज, तो दिस फूड or the different in the form of different ingredients, it comes from different sources, or you can say different resources. So different sources it comes. If it comes one time, then we can say it comes from different sources. But एक बार लेके क्या हो, we are occupying, we are needed for these things always, every time, हमेशा जरूरत होती है। तो इन सोर्सेस को रिसोर्सेस कहा जाता है, जहां से बार बार उपलब्धि हो। हमें मिल कहां से मिलता है, हमारे एनिमल्स से मिलता है। तो क्या ऐसा होता है कि एक बार किसी एनिमल से ने दूध दे दिया उसके बाद वो नहीं देगा? नहीं। वी आर हैविंग मिल्क कंटिन्यूअसली फ्रॉम एनिमल साइड, वी आर हैविंग राइस, वीट्स कंटिन्यूअसली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम गैप, मतलब 6 महीने साल भर के अंतराल पर हम खेतों से फ्रॉम आवर फील्ड राइस, व्हीट वगैरह की खेती करते हैं और वो हमें मिलते रहता है। तो द सोर्सेस विच आर रेस्पॉन्सिबल टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली, दोज आर कॉल्ड रिसोर्सेस ऑफ फूड। फाइन। द सोर्स फ्रॉम वेयर फूड कम्स टू अस, दैट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फूड, एंड the continuous availability of food from different sources are called food resources. Fine. अब आता है improvement। अब टर्म क्या लग गया? improvement। तो certain acts, or you can say certain implements which are necessarily required in our day-to-day competitive life or rush of life to enhance the productivity of this food material for the entire population of India, or you can say of world, is called the improvement in food resources. Because ये food materials जो है, they are or these are grown or cultivated on the limited part of the earth, ठीक है? But nowadays what's happening? On that limited part on which the cultivation, or you can say the food are being grown, on that part different kinds of factories, or you can say different kinds of houses and apartments are being developed. तो अब जहां पर खेती होती थी वहां पर अब फैक्ट्रीज लग गई, वहां पर शहर बस गए, बिल्डिंग्स बन गए, शहरों का निर्माण हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सिटीज वगैरह, टाउन्स वगैरह। तो द लैंड एरिया, द प्रॉपर एरिया फॉर द कल्टीवेशन ऑफ फूड मटेरियल इज बीइंग शॉर्टेड। तो पहले जो भी हमारे पास भोजन बनाने के लिए या भोजन पैदा करने के लिए जगह थे, साधन थे, संसाधन थे, वो सब अब कम हो गए। तो अब कम और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो अगर इंडिया और चाइना के पॉपुलेशन को मिला दें तो सारी दुनिया का पॉपुलेशन एक तरफ, इंडिया और चाइना का पॉपुलेशन एक तरफ, तो पता चलेगा इसी से पूरी दुनिया को काउंट किया जा सकता है। तो हायर पॉपुलेशन, हायर ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए, बेसिक फूड मटेरियल की नीड्स को पूरा करने के लिए, ताकि वो जिंदा रह सके, सरवाइव कर सके, जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, जो कुछ भी तौर तरीके अपनाए जाते हैं टू ग्रो मोर एंड मोर हायर क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फाइन। चलिए, अब इसके बाद इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बाद आता है सिग्निफिकेंसेस। सिग्निफिकेंसेस क्या सिग्निफिकेंसेस है इस फूड रिसोर्सेज की? तो सिग्निफिकेंसेस है कि ये इंप्रूवमेंट इस तरह का होना चाहिए कि इसमें हमें 2 Q's मिले। 2 Q का मतलब फर्स्ट Q से बना क्वांटिटेटिव, मतलब अधिकाधिक मात्रा में भोजन की प्राप्ति हो, और दूसरा
सेकंड क्यू इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव माने कि गुणवत्तापूर्ण। जैसे कि आप देखते होंगे अभी आशीर्वाद आटे का प्रचार आता है, सबसे ज्यादा आटा अच्छा है अभी आशीर्वाद का। क्या बोलते हैं? आशीर्वाद आटा चुन चुन के, मतलब एक एक दाना जो है वो चुन चुन के लेकर के भोजन के रूप में आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनी वाले अपना अलग अलग बोलते हैं। तो ये मतलब क्या है कि वी आर प्रोवाइडिंग द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्वांटिटेटिव, मतलब कि टू फुलफिल द इंटायर ये टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड मटेरियल फॉर इंटायर पॉपुलेशन। तो क्वांटिटेटिव हो गया। लेकिन कैसा, अब सारे लोगों के लिए भोजन है और वो खराब हो जाए, गुणवत्ता में कम हो जाए, तो लोग बीमार पड़ जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे और वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये इंप्रूवमेंट जो है इनके सिग्निफिकेंसेस होती हैं कि दीज आर क्वांटिटेटिव। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा बोलते हैं 130 करोड़ देशवासी, 130 करोड़ देशवासी, मतलब वी आर राइट नाउ 130 करोड़। तो 130 करोड़ की फूड की रिक्वायरमेंट को बनाए रखने के लिए उस लेवल पर हमें फूड की जरूरत होगी और हर एक की अपनी क्वालिटेटिव जरूरत होगी। हर किसी को गुणवत्तापूर्ण भोजन चाहिए होगा। कोई खराब या लो क्वालिटी का खाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हर बॉडी को फुलफिलमेंट, न्यूट्रिएंट फुलफिलमेंट की जरूरत होती है अच्छे से लाइफ सर्वाइव करने के लिए। तो ये क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव। यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश में एक जगह है मुजफ्फरपुर, जहां की लीची बहुत पसंद है, बहुत फेमस है। तो 3 to 4 years ago, 3-4 साल पहले की बात है कि ये ऐसा अखबारों में आया कि इस बार लीची का कल्टीवेशन, लीची का उत्पादन कुछ इस तरह से नहीं हुआ कि द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं भेजी गई। भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, है तो इंसान ही ना है। तो राष्ट्रपति के खाने लायक लीची की प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, जबकि बाकियों ने खूब लीची खाए हर साल की तरह, चाहे वो मुजफ्फरपुर वाले खाए चाहे पूरी दुनिया वाले खाए। तो आखिर ऐसी कौन सी लीची प्रोडक्टिविटी हुई, क्या उसमें कमी आ गई कि राष्ट्रपति ने नहीं खाया? तो राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट मीन द फर्स्ट मैन, मतलब कि उनको जो भोजन मिलेगा सुपरलेटिव क्वालिटी का, यानी द कंप्लीट सुपरलेटिव क्वालिटी वाला जो भोजन है, बेस्ट क्वालिटी का, वो चीज जाएगा उधर बेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया के लिए। ठीक है, तो इसी से आप समझिए कि दो प्रोडक्टिविटी इज ऑन, नो प्रॉब्लम, बट दिस प्रोडक्टिविटी टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एंटायर population in the form of quantitative product as well as it must be in the form of qualitative product, क्योंकि क्वालिटी से समझौता नहीं। सबको खाना मिल गया और सड़ा हुआ खाना मिला तो वो क्या हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे, मर जाएंगे। फाइन, तो ये रहा सिग्निफिकेंस। अब इसकी सिग्निफिकेंसेस के बाद हमने चर्चा करनी है फूड के रिसोर्सेज। आखिर ये कौन कौन से फूड के रिसोर्सेज हैं जहां से हमें भोजन प्राप्त होता है। So if we are talking about the food resources, so there are two kinds of food resources. Number one is agriculture and the second one is animal हस्बैंड्री। ठीक है, तो सबसे ज्यादा भोजन एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। फाइन, एग्रीकल्चर किससे? तो क्रॉप से। क्रॉप में आ गया हमारा राइस, व्हीट, मेज, ग्राम, ये सब जो बड़े अनाज होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद वेजिटेबल्स वगैरह आ गए। फाइन, देयर आफ्टर पल्सेस वगैरह आ गए। सो
So in agriculture, crop means जो भी बड़े अनाज हो गए हमारे, जैसे कि राइस, वीट, ग्राम, मेज, ये सारे के सारे कॉर्न्स जो भी है। देयर आफ्टर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस हो गए, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस, देन वेजिटेबल्स, देन फ्रूट्स, ठीक है। सब चीजों का जो एक कंबाइंड फॉर्म होता है वो एग्रीकल्चर कहलाता है। फूड एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है, और मेनली क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर होता है। तो एग्रीकल्चर के भी 2-3 डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिनकी चर्चा हम जब इसमें टॉपिक वाइज जाएंगे तो करेंगे। नाउ अब एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल्स का हम लोग प्रोडक्शन करते हैं काहे के लिए कि उनसे भी हमें कुछ एक चीजें प्राप्त होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड मटेरियल। तो एनिमल्स से हमें क्या मिलता है? सबसे पहले मीट, फिर एग्स, ठीक, फिर खेती करने के लिए काव्स मिलते हैं, बछड़े मिलते हैं, ठीक, फिर उनके चमड़ों से, उनकी हड्डियों से, उनके बॉडी के फैट से या ऑयल से डिफरेंट तरह की चीजें बनाई जाती हैं। जूते से लेकर के, दवाइयों से लेकर के, परफ्यूम्स से लेकर के सारी चीजें। और इस एनिमल हस्बेंड्रीज में आते कौन? मिल्क मिलता है। इन एनिमल मेनली इन चीजों का उपयोग होता है। इनमें आते कौन है? डिफरेंट काइंड ऑफ कैटल्स, जो भी काउस हो गए, बुफेलोज हो गई, है ना, गोट्स वगैरह हो गए, है ना, उसके बाद फिशेस हो गई, हेन्स हो गए, ये सब के सब हमें एनिमल हस्बेंड्री में आती है। तो दीज आर द सोर्सेज और यू कैन से रिसोर्सेज ऑफ फूड, फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग आवर फूड विच डू वी ईट एवरी डे इन आवर डेली लाइफ। फाइन। अब आता है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की चर्चा तो हमने कर ली। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंप्रूवमेंट। हमारे इस फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड इंप्रूवमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड इंप्रूवमेंट, वो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे फूड इंप्रूवमेंट को प्रभावित करते हैं या जिनकी जरूरत होती है? तो सबसे पहला आता है हायर यील्ड, मतलब उच्च प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता, ठीक। और दूसरा है इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि जो भी फैक्टर्स हैं वो सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। पहला है कि चाहे कुछ भी हो, आइदर फ्रॉम एग्रीकल्चर और फ्रॉम हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, आइदर फ्रॉम एग्रीकल्चर और फ्रॉम हस्बेंड्री, किसी में वाट एवर वी डू हैव, आइदर क्रॉप्स और वेजिटेबल्स और मीट, एग, मिल्क, कुछ भी, वो सब के सब ढेर सारे प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी अमाउंट में हमें मिलने चाहिए विद हायर यील्ड, बहुत उच्च उत्पादकता के साथ, ठीक है। टू फुलफिल फर्स्ट क्यू, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फर्स्ट क्यू, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव प्रोडक्टिविटी, जो मैंने पहले बताया आपको। दूसरा इंप्रूव्ड क्वालिटी, बहुत अधिक मात्रा में उच्च उत्पादकता में हमको चाहिए और उच्च क्वालिटी का चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं। आप जानते हैं, अक्सर कहा जाता है कि रोटी खाओ, रोटी नहीं तो खानी पड़ेगी गोटी। गोटी का मतलब होता है दवाई, टैबलेट। अगर आप अच्छे से न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं लेते हैं तो आपको जो है बीमार पड़ना होगा और आपको दवाइयां लेनी पड़ेंगी। फाइन। तो आप, कुछ लोगों का कहना होता है कि मैं तो बहुत अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता हूं, बहुत अच्छे से मेरा डाइट है, सब कुछ है, फिर भी बीमार पड़ जाता हूं। Why? Though they are having, okay, their food material based on higher yielding,
but they could not be able to get the improved quality because the amount of nutrition which is required for their health respectively separately, it is not sufficiently being provided by the food material whatever they are eating. जो कुछ भी आप खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसमें वो सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स नहीं होती हैं ड्यू टू लेस लेसर क्वालिटी, आपको माल न्यूट्रिशन हो जाता है, आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। फाइन, तो इसके लिए यह फैक्टर कि हायर यील्डिंग होना चाहिए, ढेर सारी मात्रा में होना चाहिए ताकि तमाम मानव जाति को संतुष्ट किया जा सके। और क्वालिटी से समझौता नहीं, इंप्रूव्ड क्वालिटी, बेहतर तरीके का ताकि हमारा शरीर अच्छे से डेवलप हो सके, डिजीज फ्री रह सके और हम तरोताजे और आनंद से जिंदगी यापन कर सके। फाइन, तो इन सब के बाद अब आती है बात इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्या क्या आता है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। क्या क्या इंपॉर्टेंस है भाई? तो पहला इंपॉर्टेंस है टू गेट इंप्रूव्ड क्वालिटी फूड प्रोडक्टिविटी, मतलब विकसित सुविकसित क्वालिटी की भोजन की उत्पादकता पाने के लिए। दूसरा है टू गेट हायर यील्डिंग प्रोडक्टिविटी, उच्च उत्पादकता से परिपूर्ण प्रोडक्ट पाने के लिए। तीसरा है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फूड मटेरियल ऑफ ईच एंड एवरी पीपल, मतलब तमाम लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। टू एस्केप द माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए, मतलब कि कुपोषण के शिकार को होने से बचाने के लिए देश को। ओके, टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ डिजास्टर रिलेटेड टू फूड मटेरियल, भोजन से रिलेटेड कोई डिजास्टर, कोई आपदा ना हो, है ना, अकाल वगैरह ना पड़े, उसके लिए। और फाइनली टू मेंटेन द प्रॉपर हेल्थ विथ सेफ एंड साउंड हेल्थ फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के लोगों का सुंदर स्वच्छ शरीर और उनका स्वास्थ्य मेंटेन रहे। इन सारी 5-7 बातों के लिए हमारे फूड रिसोर्सेज की इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। अगर बिजनेस माइंड से कहें तो टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ये डॉलर में आजकल दुनिया चलती है, तो टू इम्प्रूव द डॉलर क्वांटिटी, मतलब जिस देश की उत्पादकता जितनी अच्छी होती है वहां उतने ज्यादा उसकी इकोनॉमिक रेट, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। और इंडिया अगर बात करें तो दिस इज द एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, तो यहाँ तो भोजन ही शस्य श्यामलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, भोजन पर ही यह देश आश्रित है, भोजन से ही इस देश का आर्थिक विकास निश्चित है। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस हो गई इंप्रूवमेंट की, क्यों इसकी जरूरत है। अब सर्टेन स्टेप्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल स्टेप्स जिसके माध्यम से या सर्टेन स्टेप्स जिसके माध्यम से ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो उसकी चर्चा थोड़ी हम आज कर लेते हैं। देयर आफ्टर अगले क्लासेस में इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है फार्मिंग। फाइन, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसकी फार्मिंग होती है, यानी कि कृषि होती है, प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड ऑन एन एंटायर एरिया, ठीक, टू गेट द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप इन लार्ज क्वांटिटी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी इज कॉल्ड फार्मिंग। खेती क्या है? वो एक विधि जिसके माध्यम से उच्च उत्पादकता पूर्ण फसलों की प्राप्ति, उच्च क्वालिटी से परिपूर्ण फसलों की प्राप्ति बहुत बड़े लेवल पर पॉपुलेशन या लोगों की भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हो, उसको फार्मिंग कहते हैं। अब इन फार्मिंग के भी कुछ एक पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। इसमें आता है मिक्स्ड फार्मिंग,
मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, इस मिक्स्ड फार्मिंग में क्या करते हैं कि दो तीन तरह की फसलों की बीजों को मिला करके एक बार छिड़काव कर दिया जाता है। जैसे गेहूं की सीड ले ली, राई तुरई सरसों की सीड ले ली और उसके साथ एक बार छींट दिया मिला करके। तो इससे क्या होता है कि एक ही साथ मिक्सिंग अप करके अगर इसको करते हैं तो इन दोनों तरह के पौधे, तीनों तरह के पौधे डेवलप होते हैं। और उसमें फायदा ये होता है कि जो बड़े अमाउंट का पौधा होता है, जैसे कि गेहूं के साथ अगर हमने राई तुरई को मिलाया, तो जो छोटे लेवल का जो पौधा है उसकी सीड्स को बड़ा, यानी कि गेहूं की सीड्स के जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसके खराब मटेरियल्स होते हैं, वो इसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं छोटे वाले के लिए। और बिना कुछ किए हुए एक्स्ट्रा बहुत अच्छे तरीके से दो तीन तरह की खेती एक साथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फार्मिंग। इसके बाद आता है इंटरक्रॉपिंग। इस इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, इसमें तो आपने सीड लेवल पे आराम से सीड मिला के कर दिया मिक्स फार्मिंग में। इंटरक्रॉपिंग में क्या करते हैं, डिफरेंट बेड्स बना करके हम लोग एक या दो क्रॉप्स को उगाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। और ये साथ ही साथ हर एक रोटेशन पीरियड पे करते हैं। जैसे फर्स्ट एक बार हमने क्या किया, अभी समर का टाइम है तो अभी खरीफ सीजन है, बोले तो राइस पैडी प्लांट्स जो ज्यादा वाटर कंटेनिंग मटेरियल्स होते हैं उनके उगाने का सीजन है। फिर 6 महीने के बाद जो है रोटेशन विधि से अगले टाइम में वीट का आएगा, यानी कि रबी की फसल होगी, तो वो तो क्रॉप रोटेशन हो गई। बट इनके बीच में एक बार जो आपने उगाया, जैसे कि आपने ये मेज प्लांट उगाए, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन बिटवीन द बेड्स ऑफ मेज, यानी कि मकई के पौधे की जो डिफरेंट बेड्स होती हैं, क्यारियां होती हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं उनमें आपने कैबेज प्लांट उगा ली या कोई और छोटे छोटे पौधे उगा लिए, जिससे कि आपको एक इसमें था कि अनसिविलाइज्ड अनस्पेशलाइज्ड फॉर्म में सीड्स को एक साथ फेंक दिया, उनकी बुआई कर दी और वो अपने हिसाब से उग गए। बट यहाँ पे प्रॉपर स्पेस दी जाती है हर एक क्रॉप की इंप्रूवमेंट को, हर एक क्रॉप के वैल्यूएशन के हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। बेड वाइज ये क्या बोलते हैं, मक्का, और उसके बीच में कैबेज प्लांट या कोई और छोटा सा वेजिटेबल या कोई और प्लांट्स को हम उगा लेते हैं अपने हिसाब से। तो दिस इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। और इन सब के बाद आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, और इन सब के बाद आता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग से पहले ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। अगर एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो उनमें पोल्ट्रीज हो गए, जिससे कि कुक्कुट यानी कि जो मुर्गियां वगैरह हैं उनको पालते हैं, उनसे एग्स वगैरह और उनके फ्लैश वगैरह पाने के लिए, मीट वगैरह पाने के लिए पोल्ट्रीज। फिर फिशरीज हो गई, मछली वगैरह को पालने के लिए। और इन तमाम को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए सारे एनिमल हस्बेंड्री वाले को, तो वो लाइव स्टॉक हो गया, है ना। तमाम एनिमल्स के सारी चीजों को एक साथ एक बड़े लेवल पर रख के वो लाइव स्टॉक, और उसमें एग्रीकल्चर को भी आप शामिल कर सकते हैं। बट दिस इज मेनली फॉर एनिमल्स हस्बेंड्री रिलेटेड पार्ट। ठीक है। नाउ अगर चर्चा करें इंटीग्रेटेड फार्मिंग की, तो इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द एनिमल हस्बेंड्री प्रोडक्टिविटी, whatever we do have in the form of different food materials obtained in the form of food materials through different resources like crops like rice, wheat, maize, vegetables, and animal husbandry like meat, eggs, milk, whatever. All these things are on an entire level for the improvement and development of the humankind and the welfare of humankind. This complete management system is called
इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी आज की इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस की क्लासेस में हुई कि क्या क्या हमने पढ़ा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस में। लेट अस रिकॉल द थिंग्स व्हाट एवर वी हैव स्टडीड। तो इन दिस इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस हमने पढ़ा what is food ingredient, what is nutrient, what are the nutrients required for food or our development, and what is nutrition. Okay, from where the food comes to us, what is the source of food, what is the meaning of food resources, and what kind of implementations required for the development of the food materials. What are the significances of food materials like quantitative or qualitative productivity, what is the importance of food material, why do we involve ourselves in the improvement in food resources program, which is the base of our country, their growth and development, why agriculture or this food resources or its improvement is the main economic, it plays important role in the main economic growth of our country related to all these things. तो इन तमाम चीजों से हमें ये इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के इंट्रोडक्टरी स्टडी का पता चलता है। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ा है, आप लोग इसको पढ़िएगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आज की क्लास ओवर होती है। थैंक यू।